हेलो दोस्तों, PW ओनली IAS के इस YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग NCERT की क्लास 12 के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। तो आज जिस चैप्टर को हम लोग देखने जा रहे हैं उसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, यानी बायोटेक्नोलॉजी के जो बेसिक्स हैं उन पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले ये मेरे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसे आप स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसके डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम जैसे कि आप सबको पता है कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, यानी कि बेसिक हम लोग बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है और उसके जो सिद्धांत हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। खास करके इसके अंदर DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है इस पूरे चैप्टर के अंदर, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यानी कि DNA पुनर्संयोजी जो तकनीक है वो असल में होती क्या है, कैसे काम करती है, उसके उत्पाद क्या होते हैं, क्या फायदे होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो शुरुआत करते हैं चैप्टर की, उसमें जो पहला पैराग्राफ इन्होंने दे रखा है NCERT के अंदर, उसमें ये बताया है कि आखिर ये जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है, बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि जीवों में प्रयोग की जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से कुछ ऐसे उत्पाद, यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग जब हम जीवों में करते हैं, लिविंग थिंग्स में करते हैं, सजीवों में करते हैं, तो उसके बाद जो उत्पादों का निर्माण होता है उन उत्पादों को हम मानव जीवन के लिए उपयोग लाते हैं या मानव जीवन के लिए वो उपयोगी रहते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि जीवों पर अप्लाई करके उसे जीवों पर अप्लाई करके प्रोड्यूस की जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। और इससे उत्पन्न हुए जो उत्पाद होते हैं वो मानव के लिए, मानव की भलाई के लिए, मानव के कह सकते हैं कि वेलफेयर में उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर इन्होंने बताई हुई है कि जैव प्रौद्योगिकी इस असल में होता क्या है और साथ ही साथ इसकी बेसिक डेफिनेशन दी है। तो जैव प्रौद्योगिकी का नाम दिया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों, प्रोसेस का विकास किया जाता है। तो यही बात मैंने आपको बताई कि अगर लिविंग थिंग्स में अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, यानी कि जीवों में अगर तकनीक का उपयोग किया जाए और ऐसे उत्पाद बनाए जाए जो कि मानव के लिए उपयोगी हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। तो अगर बेसिक अगर मैं बात करूं तो डबल रोटी, यानी कि ये जो आपकी ब्रेड होती है, शराब बनाना, ये सब जो है वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट ही कहला सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे होता है? असल में जब डबल रोटी आप बनाते हैं, आप ब्रेड बनाते हैं, तो ब्रेड बनाने के लिए आटे के अंदर आप ईस्ट नाम का फंगस डालते हैं, एक कवक डालते हैं। और ये जो ईस्ट होती है यही क्या करती है, किण्वन की प्रक्रिया करती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस करती है, जिसकी वजह से आटों के अंदर आटे जो हैं वो फूल जाते हैं, आटे मुलायम हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और फिर उसका उपयोग जो है डबल रोटी बनाने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से जब हम ग्लूकोज का, गन्ने का, महुए का, अंगूर का, जब हम उसके अंदर ईस्ट का प्रयोग करते हैं, तो ये जो गन्ने के अंदर मौजूद ग्लूकोज होता है, ठीक है, उसमें जब फर्मेंटेशन होता है, जब उसमें किण्वन होता है, तो उसी से एथिल अल्कोहल बनता है, उसी से शराब बनती है। तो हमने क्या किया कि चाहे शराब बनाने के लिए, चाहे पावरोटी बनाने के लिए हमने क्या किया, जीवों का उपयोग किया। जीव क्या था? ईस्ट नाम का एक कवक था, उसका उपयोग करके हमने उस डबल रोटी भी बनाई और उसी का उपयोग करके हम लोगों ने शराब भी बनाई। तो इसका मतलब हमने जीवों का प्रयोग करके मानव उपयोगी चीजें बनाई। तो इसका मतलब ये एक तरीके की बेसिक बायोटेक्नोलॉजी है, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी है। आई बात समझ में? तो जैव प्रौद्योगिकी ऐसा नहीं होते बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो वही जैव प्रौद्योगिकी है। बहुत ही एंशियंट जमाने से, बहुत ही पुराने समय से जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता रहा है और ये बहुत जगह पर इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यही बात यहाँ पे बताया गया कि इत्यादि सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न प्रक्रमों से बनते हैं। यह भी एक प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम है। वर्तमान समय में सीमित अर्थ में, मतलब अगर आज की बात की जाए, ये तो पुराने जमाने से इसका उपयोग होता रहा है कि डबल रोटी बनाने में, शराब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। लेकिन आज अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, तो आज बहुत मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। आज जो इसका उपयोग हो रहा है वो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित
जीवों को बनाने के लिए, यानी आनुवांशिक रूप से बदले हुए जीवों का निर्माण किया जा रहा है इसकी मदद से, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से। आप लोगों ने सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, आजकल DMH11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड नाम की एक सरसों का उपयोग किया जा रहा है, भारत में काफ़ी चर्चा का विषय है। तो ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं। इसी तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो बहुत सारे जानवरों का निर्माण किया जा रहा है इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो मतलब ये है कि पुराने समय से भी बायोटेक्नोलॉजी यूज होती थी और आज के समय में भी बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है। पहले के समय में उतनी उच्च लेवल पर नहीं होती थी, लेकिन आज जो है वो काफ़ी इसको मॉडर्नाइज किया जा चुका है, आधुनिक बनाया जा चुका है बायोटेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बातें। इसके अलावा जो है बहुत सारा आपने सुना होगा पात्रे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आजकल बायोटेक्नोलॉजी में की मदद से किया जा रहा है। मतलब कि जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं हो पाते हैं किसी ऐसी वजह से, बहुत सारे कारण होते हैं उनकी वजह से वो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाते, तो ऐसे दंपत्ति क्या करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद लेते हैं, यानी कि पुरुष से उसके शुक्राणु निकाले जाते हैं, महिला से उसके अंडाणु निकाले जाते हैं और उनको लैब के अंदर उन शुक्राणु तथा अंडाणुओं का निषेचन कराया जाता है और इसी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और निषेचन के बाद जो भ्रूण बनता है उस भ्रूण को मां के गर्भ में, यानी उस दंपत्ति में जो महिला होती है उस महिला के गर्भ में उसे रोपित कर दिया जाता है और 9 महीने के बाद उस बच्चे का जन्म, उस भ्रूण से एक बच्चे का जन्म होता है जिसे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु कहते हैं। तो ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है, बायोटेक्नोलॉजी का एक बेहतर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पात्रे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन निषेचन द्वारा परख नली शिशु का निर्माण, जीन का संश्लेषण यानी जीन को बनाना, जीन को संश्लेषित करना, ठीक है। DNA टीका, आजकल जो है वो DNA वैक्सीन की बात हो रही है, जैसे कोरोना वैक्सीन की हम लोग यहाँ पर आजकल हम लोगों ने काफ़ी सुना हुआ था। तो कुछ कोरोना वैक्सीन जो है वो DNA वैक्सीन है, यानी DNA से बनाई गई हैं। किसके DNA से बनाई गई हैं, किसके जो है वो जेनेटिक मटेरियल से बनाई गई हैं, वो जो है वो जो वायरस होते हैं उनके जो है जेनेटिक मटेरियल से तैयार की जाती है, उनके DNA या RNA से तैयार की जाती हैं, ठीक है। तो वो उसकी बात हो रही है। इसीलिए दोषयुक्त जीन का सुधार किया जा रहा है, यानी कि कुछ लोगों के जीन खराब होते हैं। मान लीजिए किसी के शरीर में जेनेटिक डिसीज है और वो चाहता है कि मेरे बच्चों में ये जेनेटिक डिसीज ना जाए, तो वो जब उसके बच्चे जिस भ्रूण से जन्म लेंगे, यानी कि जैसे मेरे अंदर मान लीजिए कोई ऐसी आनुवांशिक बीमारी है और मैं चाहता हूं कि मेरे आगे आने वाली पीढ़ी में ये आनुवांशिक बीमारी ट्रांसफर ना हो, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मेरे जो अंडाणु और शुक्राणु होंगे, ठीक है, उनसे बनने वाला जो भ्रूण होगा उनमें से वो जीन हम अलग करवा देंगे जो जीन मेरे बीमारी के कारण रहे हैं। असल में जितना भी, देखो एक बात समझ लो कि हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं या जो भी गुण अवगुण हमारे शरीर के अंदर मौजूद होते हैं वो असल में हमारे अंदर मौजूद जीनों की वजह से होते हैं। जीन क्या होता है, DNA के छोटे से फ्रैगमेंट होते हैं, DNA के छोटे से भाग होते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो हमारी ये कोशिका होती है और कोशिका के अंदर उस केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये बनते हैं DNA से। और इस ये जो DNA होता है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसको मैंने पहले के चैप्टर्स में बताया हुआ है। तो ये जो DNA होते हैं इन्हीं के छोटे छोटे भाग जो कि हमारे शरीर के अंदर गुण अवगुण बीमारियों के लिए जो है वो जिम्मेदार होते हैं, इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कुछ जीन ऐसे होते हैं, मतलब हमारा जो भी हमारा कैरेक्टर है, हमारा जो भी लक्षण है वो असल में जीनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी हर एक कैरेक्टर के लिए, हर एक लक्षण के लिए, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो कोई बीमारी हो, ठीक है, कोई भी, हर कैरेक्टर के लिए, हर लक्षण के लिए जीन जिम्मेदार होते हैं जो हमारी कोशिका के केंद्रक में मौजूद गुणसूत्र में मौजूद होते हैं। अब ये जो जीन होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं जो जीनों की खराबी की वजह से होती हैं। तो अगर ये जीनों की खराबी की वजह से अगर कोई बीमारी मुझे हो गई है तो मैं भी अपने जीन अपने बच्चों में ट्रांसफर करूंगा, तो ये बीमारियां मेरे से मेरे बच्चों में चली जाएंगी। तो मैं ये नहीं चाहता हूं। तो आजकल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम जो जीन खराब होते हैं जिसकी वजह से मुझे बीमारी हुई है, मैं अपने शुक्राणु तथा अंडाणुओं से बने हुए भ्रूण के अंदर उन जीनों को, जिस
जिसकी वजह से मेरी बीमारी थी उन जीनों को मैं एडिट करवा दूंगा, यानी उस जीन को निकलवा दूंगा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, और नए अच्छे जीन, स्वस्थ जीन उसके अंदर, उस भ्रूण के अंदर मैं डलवा दूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि भविष्य में जब उस भ्रूण से मेरा बच्चा निर्मित होगा, उस भ्रूण से जब मेरे बच्चे का जन्म होगा, तो उसके अंदर वो जीन नहीं रहेगा क्योंकि मैंने वो जीन जो कि बीमारी का कारण था मेरे, उसको मैंने निकलवा दिया है। तो मेरे बच्चों में वो जीन ट्रांसफर नहीं होगा, मेरे बच्चों में वो जीन नहीं जाएगा, और मेरे बच्चे जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे, और मेरे बच्चों में स्वस्थ जीन जाएगा और मेरे बच्चे स्वस्थ पैदा होंगे। जिससे क्या है कि मेरे अंदर वो अनुवांशिक बीमारी थी, लेकिन उस अनुवांशिक बीमारी को मैंने अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं किया। तो ये जो चीज हो रही है, ये भी आज बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हो रही है, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हो रही है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सभी जैव प्रौद्योगिकी के ही भाग हैं। अब बात आती है कि यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ EFB, ठीक है, यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ ने एक डेफिनेशन दी है। ठीक है, एक डेफिनेशन दी है किसकी? बायोटेक्नोलॉजी की, जैव प्रौद्योगिकी की एक डेफिनेशन दी है। ये क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन ही क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी को क्या कहा गया है? नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये डेफिनेशन किसने दी है? यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ ने, EFB ने इस डेफिनेशन को दिया है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों की बात करते हैं कि आखिर ये जो जैव प्रौद्योगिकी होती है किस सिद्धांत पर काम करती है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में निम्न दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है, यानी कि दो ऐसी तकनीकें हैं जिनका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में किया जा रहा है। पहला होता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग। अब ये आनुवांशिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है कि इसमें क्या किया जाता है कि जो जेनेटिक, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो ये एक तकनीक है। इस तकनीक के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई परपोषी जो जीव होता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या कोई वायरस हो, तो उसके शरीर में हम आनुवांशिक पदार्थों DNA या RNA को प्रवेश कराते हैं, जिससे कि वो जो जीव होता है, ठीक है, मान लीजिए कि बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर हम कोई वांछनीय, यानी कि जो हम जिस तरीके की जीन प्रवेश कराना चाहते हैं उस जीनों का हम प्रवेश करा देते हैं, जिससे कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये वो उत्पाद देने लगता है, यानी कि इसके अंदर वो लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जो हम उसके अंदर लक्षण उत्पन्न करवाना चाहते हैं। मान लीजिए कोई हार्मोन हम उसके अंदर से प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो हार्मोन वाला जीन हम इसके अंदर प्रवेश करा देंगे, इस बैक्टीरिया के अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। फिर उसके बाद वो जीन जो होगा, और मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे अंदर, हमारे या दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, उनके शरीर के अंदर कोई भी जो कैरेक्टर होते हैं, लक्षण होते हैं, वो जीन की वजह से होते हैं। तो अगर मैंने इसके अंदर जीन का प्रवेश करा दिया, तो जीन के प्रवेश कराने से क्या होगा? इस बैक्टीरिया के अंदर वो उत्पाद बनने लगेगा जो हम चाहते हैं। मान लीजिए कोई हार्मोन के जीन हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिए, तो बैक्टीरिया के अंदर से वो हार्मोन, बैक्टीरिया के अंदर से क्योंकि वो जीन मौजूद है उस हार्मोन वाला, तो वो उस पर्टिकुलर हार्मोन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके की जो कोशिश की जा रही है, जिसमें हम लोग होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर विशेष प्रकार के DNA या RNA का प्रवेश कराकर उससे मनचाहे उत्पादों को उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसे हम लोग आनुवांशिकी इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो ये एक प्रमुख तकनीक है बायोटेक्नोलॉजी की। दूसरा है जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में रोगाणु रहित। ठीक है, ये क्या होता है? सूक्ष्म जीव संदूषण रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों, सुकेंद्रिक कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे प्रतिजैविकों, एंटीबायोटिक, टीके, एंजाइमों आदि का निर्माण किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो वांछित सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव, यानी कि ये जो दूसरी प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है, ये पर्टिकुलर जो सूक्ष्म जीव है, ये पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ बनता है, एक विशेष प्रकार का पदार्थ बनता है जो कि मानव के लिए उपयोगी है, या मानव की किसी किसी न किसी प्रक्रिया के लिए उपयोगी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है? ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे जो
फंगस होते हैं या ऐसे जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा वातावरण दिया जाता है जिससे कि वो बहुत तेजी से ग्रोथ करें, और जब वो ग्रोथ करते हैं तो जो उत्पाद वो बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में निकाल रहे होते हैं, बहुत ही मतलब स्मॉल अमाउंट में निकाल रहे होते हैं, जब हम उनको ग्रोथ करवाते हैं, एक ऐसे मीडियम में डाल देते हैं जहां पे वो बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं, तो फाइनली क्या होता है, जब उनकी ग्रोथ होती है तो फिर वो बहुत अधिक मात्रा में वो उत्पाद निकालने लगते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है, जो मानव के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में रोगाणु रहित इसे बोला जाता है। तो क्या लिखा गया है, वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों सुकेंद्र की कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे प्रतिजैव की, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा के उनसे वो उत्पाद निकलवा लेते हैं जो जिसके लिए वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी जो वो उत्पाद जो है बहुत अच्छी तरीके से उत्पादित कर सकते हैं, उसको हम उन सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर केमिकल निकलता है जो कि एंटीबायोटिक की तरह से काम करता है, जो दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए काम में आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया या उस फंगस को हम जो है ग्रो कराएंगे, एक मीडियम देंगे, और उस मीडियम में जब वो फंगस वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो वो प्रतिजैविक को निकालेगा, एंटीबायोटिक को निकालेगा, उन केमिकल्स को निकालेगा, जिसको हम इकट्ठा करके फिर हम दूसरे बैक्टीरिया को किल करने में उसका उपयोग करेंगे। तो ये सारी चीजें की जाती हैं। तो इससे बहुत सारे टीके, इससे बहुत सारे एंजाइम इस आदि का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए साहब, दो तरीके के, जैसे जनन की बात की जाती है तो दो तरीके के जनन होते हैं, एक अलैंगिक जनन होता है और ये एक जो होता है वो लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि हमेशा जो भी जीव होता है अलैंगिक जनन जब करता है तो वो अपनी एग्जैक्टली फोटोकॉपी तैयार करता है, या फिर उसे हम एक टेक्निकल भाषा में बोलें तो वो एक क्लोन तैयार करता है। तो अलैंगिक जनन में किसी भी तरीके का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, क्योंकि उसमें दूसरे किसी पार्टनर का जो है वो उस जेनेटिक मटेरियल मिक्स नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं अलैंगिक जनन करूं या कोई भी जीव अलैंगिक जनन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो एग्जैक्टली अपनी ही पूरे के पूरे जेनेटिक मटेरियल को अपने बच्चों में, अपने आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर कर देगा। मतलब कि उसमें कुछ नयापन नहीं होगा, जैसा मैं होगा, जैसा वो जीव होगा, वैसा ही वो उसके बच्चे भी होंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर जीव का डीएनए होगा वही जो है रेप्लिकेट कर जाएगा, वही जो है वो फोटोकॉपी तैयार कर लेगा, और फिर उसके बाद उसके बच्चों में भी एग्जैक्टली वही फोटोकॉपी जाएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि अलैंगिक जनन में कि भैया डिफरेंशिएशन नहीं देखा जाता, और मान लीजिए कि मेरे अंदर कोई बीमारी है तो वो बीमारी जो है वो मेरी, अगर मैं अलैंगिक जनन करूंगा या कोई भी जीव अलैंगिक जनन करेगा, एग्जैक्टली अपने बच्चों में अपने डीएनए की पूरी फोटोकॉपी ही डालेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो मेरे अंदर बीमारियां रहेंगी वही बीमारी मेरे बच्चों में भी जाएंगी, मेरे आने वाली जनरेशन में भी जाएंगी। तो इससे क्या होता है, किसी भी तरीके के जेनेटिक रूपों में कोई सुधार नहीं होता है। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है कि उसमें एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मान लीजिए जैसे हम लोग नॉर्मल बातें करते हैं तो मेल होता है, फीमेल होता है, तो इसमें जो है दो पार्टनर होते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक पार्टनर का आधा डीएनए और एक पार्टनर का आधा डीएनए, मतलब कि जो कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल होता है वो आधा आधा जो है दोनों पार्टनर का जाता है, जिससे कि जो आगे आने वाली जनरेशन है उसमें आधा जो गुणसूत्र है या आधा जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक पार्टनर से आता है, और दूसरे पार्टनर से भी आधा जो है वो गुणसूत्र या जेनेटिक मटेरियल आता है, और उससे फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है जिसमें कुछ गुण एक पार्टनर के और कुछ गुण दूसरे पार्टनर के होते हैं। तो इस तरीके का जो नया जीव पैदा होता है उसमें क्या होता है, अगर कोई बीमारी मान लीजिए एक पार्टनर के पास रही हुआ है तो जब वो बच्चे में जाती है तो दूसरे पार्टनर के अच्छे जीन क्या करते हैं या अच्छे डीएनए क्या करते हैं, उस बीमारी को दबा देते हैं। मोस्टली केसेस में ऐसा देखा जाता है, दबा देते हैं, जिससे कि वो बीमारी जो है नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। बात समझ में आ रही? तो इससे क्या होता है कि नई जनरेशन जो है वो बेहतर बनने की संभावना बेहतर होती है, ज्यादा होती है। और साथ ही साथ जब अलग अलग दो पार्टनर हैं तो कुछ गुण इनसे आया, कुछ गुण इनसे आया, तो ऐसी कंडीशन में जो नया जीव बनता है उसमें बड़ा डिफरेंस होता है ना, वो अपने दोनों पेरेंट्स की तरह से ना होकर ना कुछ गुण जो है वो एक पेरेंट से लेता है, दूसरा
गुण जो है वो किसी दूसरे पेरेंट से लेता है और अपना जो है दोनों का मिक्सचर तैयार होता है, जिसमें कि उसमें एक बहुत ही डिफरेंशिएशन होता है, बहुत ही डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो वही चीज यहां पे बताई गई है कि अलैंगिक जनन आनुवंशिक सूचनाओं को परिलक्षित करता है, जबकि लैंगिक जनन द्वारा विभिन्नता याद रखिए, मैंने बताया ना, विभिन्नता आती है, डिफरेंस आता है, विशिष्ट आनुवंशिक व्यवस्था के संयोजन के प्रतिपादन का अवसर मिलता है, जो जीव या आबादी हेतु लाभकारी हो सकता है। तो यही बात मैंने बताई थी, यानी कि इससे बीमारियां जो है वगैरह जो है वो होने का चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, बात करते हैं कि भाई ये पुनर्योजी जो डीएनए है, ठीक है, पुनर्योजी यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं पुनर्योजी डीएनए, यानी कि कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है उसको मैं समझाता हूं उसे आपको डिटेल में। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अगर मोटे तौर पर मैं आप लोगों को समझाऊं, जिसे डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक के नाम से जाना जाता है, तो डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना पुनर्योगज डीएनए या पुनर्संयोजी तकनीक जो है या डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो होती है वो कैसे काम करती है उसे आप समझिएगा। उसमें डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक में होता क्या है कि एक जीव के अंदर से जो डीएनए होते हैं, ठीक है, एक जीव के अंदर से डीएनए और फिर दूसरे जीव के अंदर का डीएनए, ठीक है, ये दूसरा जीव है, तो एक जीव के डीएनए, ये मान लीजिए कि जीव जो है वो एक है और ये एक जीव दूसरा है, दूसरा जीव है, जीव नंबर 2 है, ठीक है, जीव नंबर 2 है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इस जीव नंबर 1 का डीएनए लें और जीव नंबर 2 का डीएनए लें और एक ऐसा डीएनए हम लोग तैयार करें, ठीक है, एक ऐसा डीएनए जो है वो हम लोग तैयार करें जिसमें, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, दोनों का क्या हो जाए, कॉम्बिनेशन हो जाए, ठीक है, यानी कि कुछ डीएनए इसके हों, कुछ डीएनए इसके हों, यानी दो जीवों अलग अलग प्रजाति के हो सकते हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग प्रजाति के डीएनए को लेकर एक ऐसा डीएनए बनाया जाए जिसमें कुछ डीएनए इसके कुछ डीएनए इसके हों, तो इसे ही डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जब दो जीवों के दो अलग अलग जीवों के या अलग अलग स्पीसीज के डीएनए को आपस में मिक्स करके एक नए प्रकार के जीव का निर्माण किया जाता है या एक नए प्रकार के डीएनए का नाम को बनाया जाता है, तो इसे डीएनए पुनर्संयोजन बोलते हैं या डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक के नाम से जाना जाता है। तो इसमें किया क्या जाता है भाई, इसमें किया यह जाता है कि साहब सबसे पहले तो अगर आप दो जीवों के डीएनए को आपस में मिक्स करना चाहते हैं तो पहले एक जीव के डीएनए को आपको कट करना पड़ेगा। दूसरा, फिर उसके बाद जब ये जगह खाली हो जाएगी तो दूसरे के डीएनए को भी कट लगाना पड़ेगा जिसको हम इसके अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहां से डीएनए कट करो, यहां से डीएनए कट करो, फिर यहां से डीएनए कट करो। जब ये जगह खाली हो जाए तो इस डीएनए को लाकर इस पर चिपका दो। इससे क्या होता है, नए प्रकार का डीएनए बनकर तैयार हो जाता है, नए प्रकार। तो क्या करना है इसमें पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, जब दो जीवों के डीएनए को आपस में जोड़कर एक नए प्रकार का डीएनए हमें बनाना होता है, तो हमें पहले डीएनए को काटना पड़ता है और उसके बाद हमें दूसरे डीएनए को दूसरे जीव के डीएनए को वहां पर ले जाकर जोड़ना होता है। अब इसके लिए कई तकनीकें अपनाई जाती हैं, उन तकनीकों पर अभी हम बात करेंगे, पूरे प्रोसेस पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें इसी चीज को यहां पर समझाया है कि इसमें पहले क्या किया जाता है, वांछित जीन, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जब डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है तो वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान पहले की जाती है, फिर चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण किया जाता है। मतलब यह है कि पहले हमें जिस जीन को हमें ट्रांसफर करना है उसकी पहचान की जाएगी, भैया इसी जीन को हम उस दूसरे ऑर्गेनिज्म में भेजेंगे। फिर जो चिन्हित डीएनए है उसे हम परपोषी में, यानी जिसके अंदर उसको हम डेवलप करना चाहते हैं उसके अंदर उसको ट्रांसफर करते हैं और फिर स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में स्थानांतरित करना। फिर जिस जीव के अंदर इस डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है उसके अंदर उसको सुरक्षित रखकर फिर उससे उस जीव की नई फोटोकॉपी तैयार की जाती है। तो ये 3 स्टेप जो है वो बनाए जाते हैं जब आनुवांशिक रूपांतरण करते हैं। तो इसके में 3 चीज करते हैं। पहले हम पहचान करते हैं भैया इस डीएनए को हमें इसके अंदर ट्रांसफर करना है, फिर उस डीएनए को हम वहां से कट करके उस परपोषी जीव के अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं। फिर उसके बाद उसकी देखरेख करके उसके फोटोकॉपी तैयार करते हैं जिससे कि उस तरीके के बहुत सारे जीव तैयार हो सकें। अभी वो चीजें और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो पुनर्योजित डीएनए का निर्माण सबसे पहले साल्मोनेला टाइफीमुरियम
के सहज प्लाज्मिड यानी या गोलाकार गुणसूत्र से में हुआ था। ठीक है, 1972 स्टैनली कोहन व हर्बर्ट बोयर ने 1972 में उपयुक्त कार प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया था। ये थोड़ा सा इतिहास बताया। इसके लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वगैरह का उपयोग किया गया था। अब ये कैसे होता है, इसको आसान भाषा मतलब ये दोनों जीवों के डीएनए को आपस में मिक्स कैसे किया जाता है, कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, उस पर हम लोग अभी बात करते हैं। तो इसमें बात करते हैं कैसे किया जाता है, उसी को हम लोग पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मान लीजिए कि अब इधर देखिएगा, मान लीजिए इसमें क्या क्या, अच्छा इसमें होता क्या है कि एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसके साधन, अब देखिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अगर देखिए जो ये पुनर्संयोजी तकनीक है यानी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, इसको इसमें मैंने आपको क्या बताया कि इसमें मैंने आपको क्या बताया कि इसमें आपको तीन मतलब इसमें टूल्स यूज करने पड़ेंगे, यानी टूल्स यूज करने पड़ेंगे इस पूरे के पूरे डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, पहला टूल तो ये होगा कि आप जो है वो डीएनए को कट करना चाहते हैं। डीएनए को क्या करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। मतलब पहले तो डीएनए की पहचान हो जाएगी कि किस डीएनए को हमें जोड़ना है, जिस डीएनए को हमें काटना है। तो सबसे पहले हम डीएनए की पहचान करेंगे कि कौन सा जीन हमें काटना है, कौन सा जीन हमें जोड़ना है। ठीक है, इसकी पहले पहचान करेंगे, फिर उसके बाद हम उस पर्टिकुलर डीएनए को या उस पर्टिकुलर जीन को काटने का काम करेंगे। और काटने के लिए एक विशेष प्रकार के रिस्ट्रिक्टिव कुछ बायोलॉजिकल सीजर यानी जैविक कैंची का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, किसी जीन को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जैविक कैंची का उपयोग किया जाता है। यह जैविक कैंची कई तरीके की होती हैं, जिनमें से जो हम लोग बहुत पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ रसायन होते हैं जिन्हें रिस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रिस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। ये रिस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स होते हैं बच्चों, ये जो है डीएनए को काटने का काम करते हैं। इसी वजह से उसे जैविक कैंची के नाम से या बायोलॉजिकल सीजर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत सारी आजकल जो है वो जेनेटिक, आजकल तो बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, जिसमें क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी भी मशहूर है, काफी चर्चा में रहती है। तो उसका भी उपयोग जो है वो डीएनए को कट करने और डीएनए को कट करने के लिए उसमें किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि ये पुराना लिखा हुआ है, ये अपडेटेड नहीं है, तो इसमें रिस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज किया गया है। इस पूरे चैप्टर के अंदर यही बात समझाई गई है कि जो डीएनए को कट करने के लिए रिस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज किया गया है, जो कि जैविक कैंची के रूप में काम करता है, जो डीएनए को अपने पर्टिकुलर जगह से क्या कर देता है, कट कर देता है। तो सबसे पहले क्या होता है, डीएनए को काटना होता है। डीएनए को काटने के लिए जैविक कैंची का उपयोग किया जाता है। जैविक कैंची की तरह से रिस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जैसे बायोलॉजिकल कटर्स का यूज किया जाता है। दूसरा क्या होता है कि अब मान लीजिए डीएनए कट हो गया, इस जगह से डीएनए हमने निकाल दिया। अब डीएनए निकाल तो दिया, लेकिन इस जगह पर आप किसी दूसरे जीव के डीएनए को रोपना चाहते हो, उसके अंदर उसको जोड़ना चाहते हो। तो जोड़ने के लिए, डीएनए को जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे केमिकल्स का उपयोग करना होगा। तो डीएनए को जोड़ने के लिए हम लोग बायोलॉजिकल पेस्टर कह सकते हैं या जैविक गोंद कह सकते हैं, उनका उपयोग करते हैं। और वो कुछ जैसे कि डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है, तो उस डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज हम लोग किसमें करते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम का डीएनए को जोड़ने के लिए। तो काटने के लिए हम रिस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करते हैं, और डीएनए को जोड़ने के लिए हम लोग डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज करते हैं। तो ये जगह जब खाली हो जाती है तो नए जीव का डीएनए यहां पर ऐड किया जाता है, और ऐड करने के लिए हम जिस केमिकल का यूज करते हैं उसे डीएनए लाइगेज कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ डीएनए को काटने के लिए इसे, डीएनए को जोड़ने के लिए इसे, और इनके वाहक की तरह से, ठीक है, वाहक यानी कि ये सारा काम जो होता है इसके वाहक की तरीके से कुछ हम बैक्टीरिया, कुछ सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और वायरस का उपयोग करते हैं। यही क्या करते हैं, इन केमिकल्स को जो बायोलॉजिकल सीजर्स होती हैं या डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है, इनका वहन करते हैं। ठीक है, ये एक जीव से दूसरे जीव में मतलब इनको एज अ कैरियर यूज किया जाता है, या इन्हीं के बॉडी के अंदर ये काम किया जाता है। तो वाहक की तरीके से हम लोग उपयोग में लाते हैं किसका, बहुत सारे जो हैं वो जीवाणु होते हैं, और बहुत सारे ऐसे विषाणु होते हैं जिनका उपयोग विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, जिनका उपयोग ऐसा वाहक हम करते हैं। यानी ये जो काम होता है काटने का, जोड़ने का, ये
ये सारा काम जो है वो कुछ वाहकों के अंदर किया जाता है जिन्हें वेक्टर कहते हैं या उन्हें वाहक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि कुछ जो डीएनए होते हैं, अगर हम क्या कर सकते हैं, जीनों में बदलाव कर सकते हैं। जीनों में बदलाव करने के लिए जीन को काटना होगा, काटने के लिए हम लोग जैविक कैंची का उपयोग करेंगे, और जोड़ने के लिए नए जीन को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम का उपयोग करेंगे। बात समझ? और इन सब को कराने में जो मददगार होते हैं वो होते हैं वेक्टर, और जिन्हें हम वाहक, और ये वाहक की तरह उपयोग में लाए जाते हैं कुछ जीवाणु, कुछ विषाणु। ठीक है, तो एक बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या टूल्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं कि ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कैसे होती है। एक बहुत ही बेहतर एग्जांपल के साथ कोट कर देता हूं, बता देता हूं, जिससे आपको सारी पूरा चैप्टर ही समझ लीजिए, मैं इसको समझा दूंगा तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। जितना मैं बता दूंगा यही सफिशिएंट है, बहुत अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है, जितना बता रहा हूं यही पूरे चैप्टर का सार है। पूरे चैप्टर का जो कह सकते हैं कंक्लूजन जो है वो यही, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं यही है। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इससे क्या उत्पाद निकलते हैं, उसको समझाता हूं। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में बच्चों सबसे पहले एक बैक्टीरिया, एक एग्जांपल की तरह से मैं देख रहा हूं इसको, एक बैक्टीरियल सेल ली जाती है, एक जो है वो जीवाणु लिया जाता है, और ये जो जीवाणु होता है बच्चों, ठीक है, ये जो जीवाणु होता है, ये जीवाणु के अंदर एक विशेष प्रकार का डीएनए मौजूद होता है। देखिए नॉर्मल जो डीएनए होता है जीवाणु के अंदर वो ऐसे होता है, यानी कुंडली नुमा होता है, इस तरीके से होता है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहलाता है। लेकिन हमारा जो ये बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, उसके अंदर एक विशेष प्रकार का भी डीएनए पाया जाता है जो कि सर्कुलर होता है, जो कि गोलाकार होता है, और इस सर्कुलर डीएनए को, ठीक है, इसे प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड क्या होता है, याद रखिएगा कि जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का डीएनए जो कि सर्कुलर होता है, जो कि गोलाकार होता है, उसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। तो एक डीएनए, मतलब अगर ऐसे हम सिंपल भाषा में बात करें तो जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया के अंदर दो प्रकार के डीएनए होते हैं। एक तो ऐसे कुंडली नुमा उसके गुणसूत्र में होता है, और दूसरा जो है एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। अब याद रखिएगा प्लाज्मिड को, प्लाज्मिड का ही सारा खेल होगा। अब ये जो प्लाज्मिड होता है बच्चों, इसको वैज्ञानिक क्या करते हैं, लैब के अंदर इस प्लाज्मिड को निकाल लेते हैं, यानी ये गोलाकार जो डीएनए है इसको निकालकर बाहर कर लेते हैं। अब जब इस प्लाज्मिड को लैब के अंदर जो है इस बैक्टीरिया से निकालकर बाहर कर लेंगे तो ये जगह जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये प्लाज्मिड आपको दिख रहा है। अब हम लोग रिस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से, याद है ना आप लोगों को, डीएनए कटर जो था, डीएनए जो है वो बायोलॉजिकल जो सीजर था, जैविक कैंची थी, तो उस जैविक कैंची की मदद से हम डीएनए को, यानी कि ये जो प्लाज्मिड वाला डीएनए है इस बैक्टीरिया का, उसको इस जगह से हम कट कर देते हैं, यहां पे कट लगा देते हैं। तो ये जगह क्या हो जाती है बच्चों, खाली हो जाती है। ये जगह क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो हम इसको कट कर देते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है उसे हम काट देते हैं एक पर्टिकुलर जगह से, ठीक है, ये जगह खाली हो जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे इंसान की कोशिका ली, और इंसान की कोशिका से एक विशेष प्रकार का जीन हमने ले लिया, जैसे कि इसमें इन्होंने उदाहरण लिया है ह्यूमन का ग्रोथ हार्मोन, यानी कि मनुष्य के शरीर के लिए की जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, वो एक हार्मोन पर डिपेंड करती है, ठीक है, जिसे हम लोग ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन कहते हैं। जिन लोगों में ये वृद्धि हार्मोन सही सलामत निकलता है, ठीक है, सही सलामत निकलता है, वो नॉर्मल तरीके से बड़े होते हैं। जिनमें ये वृद्धि हार्मोन कम निकलता है वो बौने हो जाते हैं, और जिनमें ये वृद्धि हार्मोन बहुत अधिक निकलता है वो खली जैसे भीमकाय हो जाते हैं। जैसे खली है ना, खूब बड़े से हाथ पैर बड़े बड़े हैं, बहुत भीमकाय जैसे दिख रहा है, तो वो भीमकाय हो जाता है। तो मतलब जो ये वृद्धि हार्मोन होता है वो आपके ग्रोथ को, यानी आपके शरीर की जो वृद्धि होता है उसको निर्धारित करता है। अगर सही, मतलब एवरेज सही तरीके से निकलता है तो आपका शरीर जो है सही से वृद्धि करता है, कम निकलता है तो बौनापन हो जाता है, ज्यादा निकलता है तो जो है वो भीमकाय इंसान हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बौनेपन का शिकार होते हैं, बचपन से पता चल जाता है, तो उनके शरीर में जब हमें पता चल जाता है कि इसकी वृद्धि सही से नहीं हो रही है, इसका पता चलता है कि इसकी शरीर में वृद्धि हार्मोन जो है सही ढंग से नहीं निकल रहा है, तो फिर ऐसा क्या काम किया जाता है कि वृद्धि हार्मोन के इंजेक्शन जो हैं उन बच्चों में लगाए जाते हैं, क्योंकि वृद्धि हार्मोन शरीर में तो बन नहीं रहा होता है, तो वृद्धि हार्मोन के इंजेक्शन जो है शरीर के अंदर डाले जाते हैं, जिससे कि उस बच्चे के अंदर वृद्धि सही ढंग से हो पाए और वो बच्चा बौनेपन का शिकार ना हो। अब ये जो वृद्धि हार्मोन है वो कहां से लाया जाएगा, तो इस वृद्धि हार्मोन को ही बनाया जा रहा है किसकी मदद से, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से, यानी डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक की मदद से ही इसको
बनाया जा रहा है। अब कैसे बनाया जा रहा है इसको जरा देखते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे थे कि प्लाज्मिड, हमने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड को यहां से रिस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस यानी कि डीएनए कटर यानी कि जो जैविक कैंची है उसकी मदद से हमने काट दिया, ये जगह खाली हो गई। अब यहां पर ह्यूमन सेल, ये किसी इंसान की, स्वस्थ इंसान की कोशिका ली और उस स्वस्थ इंसान की कोशिका के अंदर से हमने वो जीन अलग कर लिया, जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए जिम्मेदार है। यानी वो जीन जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, उत्पादित करता है, उसके लिए जिम्मेदार है, उसको हमने क्या कर दिया कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर से निकाल लिया। अब आप चिंतित हो जाएंगे, सर जिस मनुष्य के शरीर से निकाला जाएगा उसका क्या होगा? अरे मेरे बच्चे, छोटा शरीर है, ट्रिलियन सेल्स आपके पूरे शरीर के अंदर है, उसमें से 1 कोशिका, 2 कोशिका, 10 कोशिका, 50 कोशिका अगर आपके शरीर से निकाल ली जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रिलियन सेल्स है हमारे शरीर के अंदर, तो उसमें से अगर 10, 20, 50 कोशिकाएं आपके शरीर से निकाल ली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी की जिंदगी बन जाएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो यहां पर उसके लिए आप चिंतित ज्यादा मत होइए, ठीक है। तो अब ये जो किसी भी एक स्वस्थ मनुष्य की कोशिका के अंदर से ग्रोथ हार्मोन के जीन को निकाल लिया गया। अब इस ग्रोथ हार्मोन के जो जीन होते हैं उसको क्या किया गया, उसको डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से, याद है आपको डीएनए लाइगेज एंजाइम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो बायोलॉजिकल पेस्टर की तरह से काम करता है, वो जोड़ने का काम करता है डीएनए को। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से हमने क्या किया कि इस डीएनए को, यानी कि इस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के डीएनए को यहां पर जाकर पेस्ट कर दिया। जब पेस्ट कर दिया तो ऐसी कंडीशन में एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनकर तैयार हो गया। इसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे, जिसमें ये जो नीले कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है ये बैक्टीरिया का डीएनए है, और ये जो आपको पर्पल कलर का दिखाई पड़ रहा है ये ह्यूमन का, जो इंसान का ग्रोथ हार्मोन का जीन है। तो ह्यूमन का ग्रोथ हार्मोन का जीन यहां ऐड कर दिया गया डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से, और ये जो ब्लू कलर का जीन है, ठीक है, ये जो है वो बैक्टीरियल डीएनए है, यानी वो प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड के अंदर हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन जो है वो ऐड कर दिया। अब ये जो आपको इसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला जाएगा, इसे ही पुनर्संयोजी डीएनए बोला जाएगा। अब ये पुनर्संयोजी जो डीएनए होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, इसको हम वापस उस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर अब जब ये डीएनए यानी कि ये जो प्लाज्मिड है इंसर्ट कर दिया जाएगा, तो अब इस बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड मौजूद है उसके अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के भी जीन मौजूद हैं, ठीक है। अब इसको क्या किया जाएगा, न्यूट्रिटिव मीडियम में डाल दिया जाएगा इस बैक्टीरिया को, यानी इसको पोषण जो माध्यम है उनमें डाल दिया जाएगा। अब ये जो पोषण माध्यम में डालने के बाद क्या होगा, ये बैक्टीरिया जो है बहुत तेजी से अपने आप को डबल करेगा, अपनी फोटोकॉपी तैयार करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, यानी इस बैक्टीरिया ये क्या करेगा, अलैंगिक जनन करेगा। अब ये जो अलैंगिक जनन करेगा तो बिल्कुल अपनी फोटोकॉपी तैयार करना शुरू करेगा, यानी अपने क्लोन्स बनाना शुरू कर देगा, और इस तरीके से कुछ वक्त के बाद मिलियन ट्रिलियन जो है ये बैक्टीरिया, इस तरीके के बैक्टीरिया तैयार हो जाएंगे जिनके अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के जीन मौजूद होंगे, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली फोटोकॉपी अपने बच्चों में तैयार देगा ना। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, तो ये जितने भी इसके बच्चे तैयार हुए, मिलियन ट्रिलियन जो है वो कोशिकाएं जो तैयार हुई या बैक्टीरिया तैयार हुए, सबके अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के जीन मौजूद होंगे। अब क्योंकि जीन से ही, जीन जो होते हैं ना वही जो है वो उस प्रोटीन को या उस हार्मोन को निकालने के लिए जिम्मेदार है जो कि इस बैक्टीरिया के अंदर डाला गया है। तो क्योंकि इन बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के जीन मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये बैक्टीरिया के अंदर से क्या निकलेगा, इस बैक्टीरिया के अंदर से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जीन मौजूद है इन बैक्टीरिया के अंदर, जो ये पूरी कॉलोनी तैयार की गई है बैक्टीरिया के अंदर, जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के तो ये जितने बैक्टीरिया होंगे, ये अब बैक्टीरिया, सारे के सारे बैक्टीरिया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। अब जब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करना बच्चों ये स्टार्ट कर देंगे, तो ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है इन बैक्टीरिया से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, इसको क्या किया जाएगा, लैब के अंदर, इसको एक फैक्ट्री के अंदर इन सारे ग्रोथ हार्मोन को निकाल कर, फिर उसके बाद इनको शीशियों में भरकर, इंजेक्शन की शीशियों में
भरकर इसको बाजार में भेज दिया जाएगा। और फिर क्या होगा कि इन्हीं इंजेक्शंस को लगाकर उन बच्चों में जिनके अंदर जो बौनेपन का शिकार बन सकते हैं उन बच्चों की बॉडी में लगाया जाएगा, जिससे कि उनकी ग्रोथ नॉर्मल हो जाएगी और वो इस बीमारी से बच सकेंगे। समझ रहे? तो इस तरीके से आज मार्केट में आपको जानकर आश्चर्य होगा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। सबसे बड़ी बात, आज डायबिटीज के जो शिकार जो लोग हैं उनके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, और वो जो इंसुलिन जो है वो बाहर से लेते हैं, इंजेक्शन के जरिए लेते हैं, वो भी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जैसे यहां पर ग्रोथ हार्मोन को ऐड कर दिया था, वहीं पर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को ऐड कर दिया, जिससे कि वही बैक्टीरिया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जगह पर इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर गए। तो आज जो है मार्केट में ग्रोथ हार्मोन हो, ह्यूमन इंसुलिन हो, या इस तरीके के बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो मार्केट में बिक रहे हैं, और उनको जो है इन्हीं बैक्टीरिया की मदद से तैयार किया गया है, इसी डीएनए रिकॉम्बिनेंट तकनीक की मदद से तैयार किया गया है। तो होप कि ये सारी की सारी चीजें आपको जानकर बहुत आश्चर्य भी लगा होगा, मजा भी आया होगा कि आखिर देखो कितना बायोटेक्नोलॉजी मदद कर रही है। पहले जो था वो इंसुलिन हो या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हो, इसको क्या किया जाता था, दूसरे जानवरों से निकाला जाता था, लेकिन आज का वक्त ऐसा हो गया है कि जहां पर इसे बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया जाता है, यह काफी नेचुरल होता है और काफी बॉडी इसे एक्सेप्ट करती है, और इसी की मदद से आजकल जो है वो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा रही है, बहुत सारे लोगों के जीवन को इसने आसान किया है। ठीक है बात है? तो यही इसी तरह से डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी मैंने आपको बच्चों बता दी सारी बातें। अब यही एनसीईआरटी पूरे चैप्टर में यही इसी को इसने पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, लेकिन ओवरऑल टोटल जो मैंने आपको बताया यही सब यही पूरा कंप्लीट है। बस इसी को स्टेप बाय स्टेप एनसीईआरटी ने कंप्लीट किया है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ नई नई बातें जो एनसीईआरटी से हमें पता चलने होती है। तो क्या लिखा है, पुनर्योगज जो डीएनए तकनीक है, या पुनर्संयोजन जो वो पुनर्संयोजन हो या पुनर्योगज हो या डीएनए रिकॉम्बिनेंट हो, ये सब एक दूसरे के नाम है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक जो है वो आनुवांशिक इंजीनियरिंग या पुनर्योगज डीएनए तकनीक तभी संपादित हो सकती है जब हमारे पास तकनीकी साधन जैसे प्रतिबंधन एंजाइम, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम जो इंग्लिश में उसे बोलेंगे रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज आपको बताया था, संवाहक, वही संवाहक आपको मैंने बताया था, परिपोषी जीव, ये सारे के सारे मौजूद हों। तो प्रतिबंधन एंजाइम जो होते हैं यानी रिस्ट्रिक्टिव इंडोन्यूक्लियस एंजाइम मैंने आपको बताया था ना, तो वही इसको हिंदी में प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। तो 1963 में 2 एंजाइम पृथक किए गए जो ई कोलाई में जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देते थे। मतलब कि इनका जो सबसे पहले प्रतिबंधन एंजाइम, मैंने बताया ना कई तरीके के एंजाइम होते हैं जो कि बायोलॉजिकल सीजर, जैविक कैंची की तरह काम करते हैं, जिसमें से एक मैंने आपको रिस्ट्रिक्टिव इंडोन्यूक्लियस एंजाइम बताया था। तो वो जो है उसमें से एक एंजाइम जो है प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस, यही बताया था, रिस्ट्रिक्टिव इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यही मैंने आपको बताया था। तो इसमें जो है इनकी जो खोज की गई 1963 में की गई, और इसके बाद जो है प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस हिंट 2 जैसे एंजाइम्स भी बनाए गए। तो ये सब जो है 1963 वगैरह के करीब जो है इनको डिस्कवर किया गया, और उसके बाद जो है ये इस तरीके के रिस्ट्रिक्टिव इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से जो है वो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हुआ, और जिसकी वजह से आज हमें बहुत ज़्यादा इसका फायदा मिल रहा है। तो प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया क्या होती है वो इसमें इन्होंने बताया है। तो इसमें जैसे ये संवाहक डीएनए है, ठीक है, ये बाहरी डीएनए है, तो यहाँ पर संवाहक डीएनए है और ये बाहरी डीएनए है जिसको बाहर से लाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इस संवाहक डीएनए के अंदर जो है यहाँ पर इसको कट लगाया जाता है, और ये जो कट लगाया जाता है इसको किसकी मदद से लगाया जाता है, इसको प्रतिबंधन एंजाइमों यानी डीएनए रिस्ट्रिक्टिव इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से कट लगाया जाता है। यहाँ पर बाहरी डीएनए है, इस बाहरी डीएनए को जो कट लगाया जाएगा वो भी रिस्ट्रिक्टिव इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से लगाया जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ कट लगा, और इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, पुनर्योगज डीएनए यानी कि पुनर्संयोजित डीएनए या डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे बनाकर तैयार किया जाता है। वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बस आपको मैं एनसीईआरटी में दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे वो फीचर्स दिए हुए हैं उसको मैं बता रहा हूं। तो पहले ये संवाहक डीएनए होता है, संवाहक डीएनए है, संवाहक वही जैसे कि मैंने बताया प्लाज्मिड है, ठीक है, और ये बाहरी डीएनए जैसे कि आपने बात करी थी जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो कि ह्यूमन से हमने लिया था, ठीक है। तो हमने यहां से कट लगाया, इससे ये अलग हो गया, और यहां से हमने कट लगाया, इससे ये अलग हो गया, फिर दोनों को ले जाकर हमने जोड़ दिया, और इस तरीके से डीएनए रिकॉम्बिनेंट जो है
वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनकर तैयार हो गया। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कट और पेस्ट किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें की गई हैं। फिर यहां पर दिखाया गया है कि कैसे आप करते हैं वही सब चीजें, कि एक ही प्रतिबंधन एंजाइम दोनों बाहरी डीएनए व संवाहक डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटता है। वही प्रतिबंधन रिस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो ये बाहरी डीएनए हो गया और ये संवाहक डीएनए प्लाज्मिड हो गया। मैंने दिखाया ही था आपको, ये सब बातें वो एक्सप्लेन हो गई। बस ये है कि इसमें एनसीईआरटी में कैसे कैसे दिया हुआ उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बस। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये प्लाज्मिड हो गया, ये बाहरी डीएनए हो गया, वही हार्मोन वाला। और उसके बाद यहां पे हमने कट किया इससे रिस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से, और फिर यहां पे हमने कट किया उस डीएनए को जो कि बाहरी डीएनए है, और फिर उसके बाद पुनर्योगज डीएनए अणु हमने तैयार कर लिया, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्संयोजी जो डीएनए है उसको हम लोगों ने यहां पर तैयार कर लिया। यहां पर हमने उस नीले कलर का जो आपको दिख रहा है, या हमने जो है वो बाहरी डीएनए को इसके अंदर ऐड कर दिया, बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, बैक्टीरिया को ग्रो कराया, कोशिका विभाजन हुई, और फिर इससे वो चीजें प्राप्त कर ली जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब यहां पर दिखाया गया है कि डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन, यानी कि जो डीएनए खंड होते हैं, जो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं, उनको कैसे पृथक्कृत किया जाता है। तो इसमें जो एक, बस आपको कुछ नहीं याद रखना है, इसमें एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया याद करनी है जिसमें डीएनए को छोटे को अलग किया जाता है, डीएनए को सेपरेट किया जाता है अपने जो है ओरिजिनल डीएनए से। जो हमारा गुणसूत्र होता है उसमें लगभग 20,000 जीन होते हैं। तो आप जिस जीन को अलग करना चाहते हैं, जिस डीएनए को अलग करना चाहते हैं, उसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसे जैल वैद्युत का संचयन या इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जाना जाता है। तो डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम से डीएनए का खंडन हो जाता है। इन खंडों को एक तकनीक के द्वारा अलग कर सकते हैं जिसे जैल वैद्युत का संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो डीएनए को या जीनों को अलग करने के लिए हम किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं? जैल वैद्युत का संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के रूप में करते हैं। ठीक है, ये उसका रूप दिया हुआ है। तो बस इतना नाम याद रखिएगा, यही सफिशिएंट है। ठीक है, यही सफिशिएंट है। और है फिर उसके बाद इसमें बताया गया है कि सक्षम परपोषी आतिथ्य पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण हेतु, तो ऐसी कोशिकाएं मतलब कैसे उसके अंदर मतलब जैसे होता है ना कि उसके अंदर जो डीएनए को इंसर्ट किया जाता है, तो उसके लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं। तो ऐसी कोशिकाओं को पुनर्योगज डीएनए के साथ पहले बर्फ पर रखा जाता है, तब पुनर्योगज डीएनए को उन कोशिकाओं में बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस ताप प्रघात पर रखा जाता है और पुनः इसे वापस बर्फ पर रखा जाता है। ऐसा करने से पुनर्योगज डीएनए जीवाणु में प्रवेश कर जाता है। मतलब जो याद है कि जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने वापस बैक्टीरिया के अंदर डाला था, याद है। तो जो उसको डालने के लिए आप किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, वही प्रक्रिया यहां पर बताई है कि बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बना लिया, अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस बैक्टीरिया के अंदर डालने के लिए इस युक्ति का, इस तरीके का यूज किया जाता है। ऐसी कोशिकाओं को पुनर्योगज डीएनए के साथ पहले बर्फ पर रखा जाता है, तब पुनर्योगज डीएनए को उन कोशिकाओं में बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है और पुनः उसे वापस बर्फ पर रखा जाता है। ऐसा करने से पुनर्योगज डीएनए जीवाणु में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, परपोषी। इसके बाद ये तरीका हो गया। एक दूसरा भी तरीका है कि आप बैक्टीरिया के अंदर, जो बैक्टीरिया के अंदर है उसके अंदर आप वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालना चाहते हैं, तो एक माइक्रो इंजेक्शन आता है। माइक्रो इंजेक्शन जिसे सूक्ष्म अंतःक्षेपण कहते हैं। तो इस माइक्रो इंजेक्शन के जरिए जो है क्या किया जाता है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लिया जाता है और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को माइक्रो इंजेक्शन, बहुत ही माइनर इंजेक्शन होता है, तो उसके जरिए जो है इसके अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। यानी इस बैक्टीरिया के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने तैयार किया था ना, मतलब एक प्लाज्मिड प्लस जो है वो हार्मोन वाला डीएनए जीन मिलाकर, तो वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको, पहला तरीका तो ये होता है, इस तरीके से हम बैक्टीरिया के अंदर वापस डाल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हैं। एक बहुत ही सूक्ष्म इंजेक्शन होता है, उसका उपयोग करके हम उस डीएनए को लेते हैं इंजेक्शन में और फिर उसके बाद इस इंजेक्शन को हम बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, पुनर्संयोजी डीएनए या जो
ये आपका पुनर्योगज जो डीएनए होता है उसको हम बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कराते हैं। तीसरा होता है बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं। तो ये इसमें क्या होता है बायोलिस्टिक या जीन गन में, उसमें क्या होता है जीन्स को उसको एक गन होती है, उसके अंदर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है, उसकी मदद से हम उसे पुश करते हैं और पुश करके उस पुनर्योगज जो डीएनए है, पुनर्संयोजित जो डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करा देते हैं। तो विधि में पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्र के भीतर अंतःक्षेपित किया जाता है। दूसरी विधि जो पौधों के लिए उपयोगी है, कोशिकाओं पर डीएनए से विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं, जिसे बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं। तो अगर पौधों में करवाना है तो ये बायोलिस्टिक जीन गन का यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करने के लिए, और अगर हम लोग जानवरों में करते हैं तो ज्यादातर हम लोग माइक्रो इंजेक्शन का उपयोग करते हैं उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये सारे, फिर उसके बाद इन्होंने दिया है अनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण, यानी कि जब हम किसी कोशिका से के अंदर से डीएनए को निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो तरीका अपनाते हैं तो उसको यहाँ पर बताया गया है। तो इसके लिए जो है वो अलग अलग करने के लिए हम लोग ये मेथड अपनाते हैं। तो उसके लिए जो मेथड अपनाया जाता है स्पूलिंग द्वारा, क्या होता है उस मेथड का नाम स्पूलिंग, पृथक किए गए डीएनए को स्पूलिंग द्वारा अलग करना। ठीक है, मतलब ये स्पूलिंग जो डीएनए को हम सेपरेट करते हैं उसको स्पूलिंग के द्वारा हम लोग खींचकर अलग कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कुछ एंजाइम्स वगैरह का उपयोग किया जाता है और उसकी मदद से आप किसी भी कोशिका के अंदर या कोशिकाओं के समूह के अंदर डीएनए को अलग कर सकते हैं। तो वो चीज यहां पर इन्होंने बताई कि डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है, इसलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए दूसरे वृहद अणुओं जैसे आरएनए, प्रोटीन, बहुशर्करा लिपिड के साथ मोचित रिलीज हो सके। यह तभी संभव है जब जीवाणु कोशिका, पादप या जंतु ऊतक, लाइसोजाइम जीवाणु, सेलुलेज पादप कोशिका, काइटिनेज, कवक जैसे एंजाइम द्वारा संसाधित किए जाते हैं। ठीक है, आप जानते हो कि जीन डीएनए के लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं, हिस्टोन जैसे प्रोटीनों के साथ गुथे होते हैं। आरएनए को राइबोन्यूक्लियेज से उपचारित कर, ठीक है, अलग कर सकते हैं, जबकि प्रोटीन को प्रोटीएज से उपचारित कराने के बाद अलग कर सकते हैं। मतलब कि जो आरएनए है उसको राइबोन्यूक्लियेज नाम के एंजाइम के द्वारा, और जो प्रोटीन है यानी कि जो डीएनए होता है बच्चों, वो डीएनए जो है एक प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ होता है। ठीक है, एक प्रोटीन होती है जिसे हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है इसी पर डीएनए लिपटा हुआ होता है आपके गुणसूत्र के अंदर। तो आप उस प्रोटीन को प्रोटीएज नाम के एंजाइम से उपचारित करते हैं, यानी उसको उसकी कह सकते हैं कि उस केमिकल का यूज करते हैं, प्रोटीएज केमिकल का, और उसके बाद क्या होता है उसको उस प्रोटीन को यानी कि हिस्टोन प्रोटीन को उससे अलग कर सकते हैं। किस एंजाइम की मदद से? प्रोटीएज एंजाइम की मदद से। आरएनए को किससे? राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम की मदद से अलग कर सकते हैं। दूसरे अणुओं को उचित उपचार द्वारा अलग कर सकते हैं, अंततोगत्वा द्रुतशीलत चिल्ड एथेनॉल मिलाने से। और लास्ट में क्या करते हैं, देखो आरएनए को हमने किस केमिकल से अलग कर लिया, जब आपको वो गुणसूत्र मिलेगा, ठीक है, जब आपको डीएनए को अलग करना है तो डीएनए अकेला नहीं रहेगा, उसमें आरएनए भी होगा, हिस्टोन प्रोटीन भी होगी। तो आरएनए जो है वो आरएनए को राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से अलग कर लेंगे, और जो प्रोटीन होगी उसको प्रोटीएज एंजाइम से अलग कर लेंगे, और फिर फाइनली जो है वो डीएनए को अलग करने के लिए एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल मिलाएंगे, और उससे डीएनए को क्या करेंगे, अवक्षेपित कर लेंगे, प्रेसिपिटेट कर देंगे, और फिर उसके बाद महीन धागों के समूह के रूप में हम डीएनए को देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं कि ये डीएनए मौजूद है। तो डीएनए को अलग करने के लिए उनके जो उसके साथ मिले हुए पदार्थ होते हैं उनको पहले अलग करना पड़ेगा, पहले आरएनए को अलग करना पड़ेगा, हिस्टोन प्रोटीन को अलग करना पड़ेगा, फिर लास्ट में जो है वो हम एथेनॉल का उपयोग करके हम डीएनए जो है वो धागे जैसी संरचना होती है उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो इसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए को कैसे अलग किया जाता है, कैसे पृथक किया जाता है, उस स्टेप को इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, और बताया गया है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहां पर बच्चों देखिए पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन। अब क्या होता है कि कभी कभी जो जीन होते हैं उन जीनों को के मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी होती हैं। ठीक है, बहुत सारी कॉपीज तैयार करनी होती हैं, बहुत सारे उनकी फोटोकॉपी तैयार करनी होती है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पॉलीमरेज रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो पीसीआर का अर्थ पॉलीमरेज रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में उपक्रमकों, प्राइमर्स, छोटे रासायनिक संश्लेषित को जो डीएनए क्षेत्र के पूरक
होते हैं कि दो समुच्चयों सेट्स व डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए पात्रे इन विट्रो विधि द्वारा उपयोगी जीन के कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण होता है। तो मतलब जिस जीन को हम अलग करना चाहते हैं उसकी कई कृतियां यानी कि उसकी बहुत सारी कॉपी जो है वो जो हम बनाते हैं, जिस जीन को हम अलग करना चाहते हैं, जिस जीन को हम यूज करना चाहते हैं, उसकी बहुत सारी प्रतिकृतियां बनाने के लिए, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाने के लिए हम लोग जो है वो किस का यूज करते हैं, पीसीआर मेथड का यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। तो बस इस नाम को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना, अब क्या होता है कि जैसे आपको ग्रोथ हार्मोन को प्राप्त करना था या इंसुलिन हार्मोन को प्राप्त करना है उसके अंदर मतलब ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से आपको इंसुलिन हार्मोन प्राप्त करना है या फिर ग्रोथ हार्मोन प्राप्त करना है या जो भी हार्मोन आपको प्राप्त करना है या जो भी केमिकल आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए जो ऐसा तो है नहीं कि आप लैब के अंदर 100 ग्राम 500 ग्राम 200 ml या 500 ml प्राप्त करेंगे। जब आप प्राप्त करेंगे तो लीटर्स के रूप में होगा, क्योंकि आपको हजारों लोगों की जान बचानी है, हजारों लोगों तक इसको पहुंचाना है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जिस फैक्ट्रियों के अंदर, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज के अंदर हम इन केमिकल्स को तैयार करते हैं, यानी कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से उन रसायनों को, उन हार्मोन्स को, उन एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि मानव के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो जो इस तरीके के अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए जिन मशीनों का उपयोग किया जाता है उन्हें बायो रीटर या बायो रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। तो आयतन संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता। इन उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु बायो रीटर के विकास की आवश्यकता थी, ठीक है, तो जिससे कि अधिक आयतन में इसको प्राप्त किया जा सके। तो ये जो बायो रिएक्टर या बायो रिएक्टर्स होते हैं, इनके अंदर जो है, इनके अंदर से ही इनको उत्पादित किया जाता है, एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। बायो रिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है, यानी कि ये सारी जो प्रक्रिया होती है इन हार्मोन्स को, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ये एक पूरी मशीन में की जाती है। बहुत हाई अमाउंट में इन एंजाइम्स को, इन हार्मोन्स को जो है प्रोड्यूस किया जाता है और उस जगह को क्या बोलते हैं, बायो रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। तो वृद्धि के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां हैं और ये जो बायो रिएक्टर होता है इसमें मतलब बिल्कुल जो तापमान चाहिए होता है वो तापमान प्रोवाइड किया जाता है, जो पीएच वैल्यू चाहिए होती है वो पीएच वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, जो क्रियाधार प्रोवाइड होता है उसी तरह से लवण, विटामिन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि क्या किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम इसे प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो बायो रिएक्टर के अंदर ये सारे के सारा काम किया जाता है और ये जो बायो रिएक्टर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। इसमें इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, अंदर मशीन लगी होती है और इसी के अंदर ये बड़ी मात्रा में इनको तो उनको तैयार किया जाता है। तो कुल मिला के आपके जो डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक है, डीएनए जो है वो डीएनए का जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक है। इस पुनर्योगज डीएनए तकनीक में क्या होता है, क्या प्रिपेयर किया जाता है, इससे बहुत सारे हार्मोन, एंजाइम वगैरह तैयार किए जाते हैं और साथ ही साथ किन एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है जिसकी मदद से इन्हें हम काटते हैं, डीएनए को किन एंजाइम्स की मदद से हम इन्हें जोड़ते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को फिर उनको किस में इनकी जो फोटोकॉपी तैयार करते हैं वो कैसे, कहाँ पर तैयार की जाती हैं, फिर इनको बड़े रूप में उत्पन्न करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बायोरिएक्टर का उपयोग करते हैं। ये सारी बातें मैंने बच्चों आप लोगों को बता दी। शॉर्ट में पूरे के पूरे चैप्टर को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। होप कि ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी ये क्लास होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग और भी बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।